आई थिंक नंबर वन शुड बी योर इंटरपर्सनल स्किल्स. स्टिल जब आप मार्केट में जाते हो ना, तो यू आर एज यूजलेस एज एनीवन इन द रूम. अगर तो आपका जीपीए नहीं है तो ये नजर आना चाहिए कि अच्छा, आपका अगर जीपीए नहीं है तो आपने वो एफर्ट कहीं और पुट की है. Internships are important to get a job and research is important to get admission in masters. जितना अपने सीनियर से आप सीख सकते हो आप सीख लो. Assalamu alaikum everyone. I am Mudassir Rasool and welcome to another episode of Chadar Ask the Graduate series, an interview series aiming to help provide guidance to university students who are trying to navigate their way through the university and career life. In today's episode, we have Mr. Afaq Bashir with us, who has completed his degree in mechanical engineering from NUST and is now development and production engineer at Bose Home Appliances. So, moving towards our guest. Assalamu alaikum Afaq. वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं. फिट फाट. ओके सो अफाक, सबसे पहले तो आप अपनी एक स्टोरी लाइन बताएं कि हाउ इज़ योर लाइफ फ्रॉम एडमिशन इन नस्ट टू योर करंट जॉब एंड हाउ इट्स गोइंग सो फार. मुदस्सिर, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नस्ट. एसएमएमई का मैं स्टूडेंट हूँ. और जर्नी की जहाँ तक बात करें तो मैं एक्चुअली आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ बहरिया कॉलेज. तो जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ तो मुझे नस्ट आने का बड़ा शौक था एक्चुअली. और क्योंकि आई वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय द कैंपस लाइफ और जिस तरह के अलुमनाई मैंने देखे नस्ट में. जब मैंने कंपनीज में सर्च किया तो आई फाउंड मोस्टली द ग्रेजुएट्स ऑफ नस्ट वर्किंग इन वेरी हायर पोस्ट इन ऑल द कंपनीज. तो ये था कि फिर मैंने नस्ट के लिए थोड़ी बहुत मेहनत की एंड आई गॉट इनटू नस्ट. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि वो नस्ट की एक कैंपस लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके. और हम वी आर द चोजन वंस. जहाँ तक नस्ट की कैंपस लाइफ की बात है, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा. मैंने तो एक्चुअली 6 महीने एक्स्ट्रा गुजारे हैं, तो इट्स 4.5 years जर्नी फॉर मी. और उसके अंदर बड़े अच्छे दोस्त बने, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा. कैंपस लाइफ, सोसाइटीज में काम किया, इवेंट्स में काम किया. फिर एकेडमिकली भी हाईज एंड लोज आते रहे. बट ओवरऑल ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और अब ग्रेजुएट होने के बाद भी मतलब वो कहते हैं ना कि आप नस्ट से बेशक ग्रेजुएट भी कर जाओ, मतलब यू कैन नॉट टेक नस्ट आउट ऑफ समवन. तो अभी भी नस्ट की वाइब आती रहती है, नॉस्टैल्जिया होता रहता है, जिसको हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं. तो ये है कि वी शुड फील ब्लेस्ड. आई ऑनेस्टली आई फील ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ नस्ट. Indeed, campus life to nest ki, obviously fit. Okay, so we have two sections for our questions, and first is general section, and then we have questions asked by our currently studying graduate students. In start, we have questions related to job-oriented questions, and so moving towards first question. Many final year students are worried about their future and getting a job after graduation. Where should they start when it comes to finding one? Please share your experience looking for your first job, what you struggled with, and which firms you applied to. ओके. एक्चुअली मेरा जो इसमें माइंड सेट है वो थोड़ा डिफरेंट है. हम एक गलती ये करते हैं कि हम अपने 3 सालों में जॉब के रिलेटेड कोई भी एफर्ट नहीं करते हैं. और जब हम अपने फाइनल ईयर में पहुंचते हैं तो फिर हम हाथ पैर मारने स्टार्ट कर देते हैं. रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में जाते हैं. वी जस्ट लुक फॉर ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी. लेकिन अगर तो आप इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट गेटिंग अ गुड जॉब, तो इट्स अ 4 year प्रोसेस. मतलब मैं आपको एक चीज शेयर करूंगा कि पिछले दिनों में HEC ने एक पूरा इसमें एक पूरी कमेटी फॉर्म की है जिसमें वो डिसाइड करना चाह रहे हैं कि ये जो करियर की जो 4 साल जो इसमें एफर्ट है वो किस तरह हम स्टूडेंट की लाइफ में इनकलकेट करें. मतलब कि अगर आप अपने फ्रेशमैन ईयर में हो तो आपको अपनी जॉब की जो स्ट्रगल है वहीं से स्टार्ट कर देनी चाहिए. ऐसा नहीं होता कि आप बस कहीं अप्लाई करते हो, आपको कॉल आती है और यू गेट अ जॉब. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. नंबर वन, फॉरमोस्ट जो सबसे मेन चीज है इसमें आपकी नेटवर्किंग है. मतलब ये है कि आप यू शुड नो पीपल आउटसाइड नस्ट. आपको अपने सीनियर्स के साथ जान पहचान होनी चाहिए. आपको यू शुड स्टे अपडेटेड कि कौन कहाँ काम कर रहा है, किस पोजीशन में कर रहा है. आजकल जो आपकी रिलेटेड फील्ड है उसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या डेवलपमेंट आ रही है. फिर ऐसा ऐसा जब आप अपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाते हैं तो यू शुड जो भी आपके जॉब की प्रेफरेंस है ना उसके रिलेटेड आपको अच्छी इंटर्नशिप्स ढूंढनी चाहिए. अगर इफ यू आर नॉट बीन एबल टू गेट अ गुड इंटर्नशिप, then you should be having at least certain certifications जो कि आपका पोर्टफोलियो उस चीज में स्ट्रॉन्ग करें. और once you have a very strong network, you have a very strong portfolio,
उसके बाद आप जो है ना एक अच्छी जॉब जो आपको पसंद है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो एंड इट इंक्रीजेज योर चांस। ठीक है, अगर तो मैं ये बोलूँ कि आप अपने 3 साल में इस चीज़ से बिल्कुल मतलब इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो और अपने फाइनल ईयर में आप स्ट्रगल करें तो इट्स ऑलवेज लक। अगर आपको जॉब मिल गई है वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है ना तो इसमें थोड़ी सी आप पे गलती भी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि आपको नेटवर्किंग प्लस अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना प्लस राइट टाइम पे मतलब आपको अपडेट होना चाहिए कि किस टाइम क्या चीज ऑफर हो रही है, कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं, so that you should not miss out on any opportunity। तो ये मेरा मानना है इस चीज में। ओके, सो यू टॉक्ड अबाउट नेटवर्किंग। सो एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट किस तरह मतलब अपने एलुमनाई को रीच कर सकता है एंड हाउ ही कैन मेक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस? देखें जी, बाकी यूनिवर्सिटीज में मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में तो ये होता है कि एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब फ्रेशमैन के साथ सोफोमोर के साथ एलुमनाई को कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करवाने के लिए, फिर डिफरेंट उनकी कैरियर टॉक्स होती हैं, नॉट द टिपिकल टॉक्स जो कि हम नस्ट में देखते हैं, बल्कि बहुत डिफरेंट तरीके की वन ऑन वन उनके साथ कम्युनिकेशन होती है। अनफॉर्चुनेटली ये नस्ल में ये चीज बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत बेहतर है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये चीज इतनी है नहीं। लेकिन अगर आपने पर्सनल लेवल पे ये एफर्ट करनी है तो इसका आसान तरीका ये है कि आप यू शुड स्टार्ट फ्रॉम योर ओन डिपार्टमेंट। ठीक है, आप देखें कि आपके इमीडिएट सीनियर्स और उनके सीनियर्स वो क्या कर रहे हैं आजकल लाइफ में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जीरो से स्टार्ट करें, जितना उनका एक्सपीरियंस है आप उसको एब्जॉर्ब करें, उसको गेन करें, उसको रिस्पेक्ट करें और आप वहां से स्टार्ट करें। मतलब मी बीइंग अ सीनियर, अगर मेरे से कोई बंदा कोई अपना जूनियर हेल्प लेने आता है तो आई फील वेरी ऑनर्ड कि मैं उनको हेल्प करूं। तो ये एक मिसकंसेप्शन जो होती है कि नहीं सीनियर्स से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये एक हेजिटेशन जो है ना ये आपका नेटवर्किंग स्किल्स जो है ना उसको हिंडर करती है। ठीक है, तो अलुमनाई के साथ स्टार्ट फ्रॉम योर ओन डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद जब आप सोसाइटीज में इवेंट्स में जाते हैं तो यू फाइंड पीपल फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। ठीक है, विद सिमिलर ग्राउंड्स, आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट मैच कर जाते हैं, आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, फिर वहां से आप अपना आहिस्ता आहिस्ता अपने बैच फेलोज के साथ, फिर अपने सीनियर्स के साथ, इवन अपने जूनियर्स के साथ अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो और फिर जहां तक नस्ट की अगर मैं टेक्निकल साइड पे देखूं तो नस्ट का अपना एक पूरा ऑफिस है, यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट ऑफिस, जिनके पास एक माशाल्लाह बड़ा अच्छा एलुमनाई का डाटाबेस है और वो आपको बिल्कुल हेल्प करते हैं इस चीज में टू कनेक्ट विद योर एलुमनाई। यू जस्ट नीड टू बी अ बिट एनलाइटेंड ऑन द फैक्ट कि कहाँ कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, from obviously from different departments, through societies, through events, to different projects, and lastly if you want to follow a technical pathway तो उसका तरीका ये है कि NUST में UAO ऑफिस which is University Advancement Office, वो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है to connect with your alumni। Perfect. So moving on, what particular qualities should a graduate of mechanical engineering have to get a good job? Could you please list them in order of priority? ओके, मुदस्सिर देखें, थोड़ी सी मैं अजीब सी बात करूंगा, लेकिन आजकल आप अगर नोट करें ना जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो तो ये भी नहीं मेंशन करती कि आपका जो बैचलर्स है वो किस स्पेसिफिक फील्ड का होना चाहिए। ठीक है, वो तो इवन आपका जीपीए भी मेंशन नहीं करती। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आप मेरा मकसद समझ गए होंगे बात का कि जरूरी नहीं है कि अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बस एक फिक्स्ड स्किल सेट चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब करें और उसमें आपको एक पूरा कैनवास आपको फिल करना पड़े जो जिसमें शायद आपकी बिजनेस डेवलपमेंट भी शामिल हो जाए, जिसमें शायद आपकी डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स हैं जो कि आपको सीखनी पड़े। तो मैं यही नहीं कह सकता कि एक ही फिक्स स्किल सेट है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीजें एज अ बैचलर या एज एन एप्लीकेंट आप पे होनी चाहिए, वो मैं आपको जो है वो लिस्ट आउट कर सकता हूँ। आई थिंक नंबर 1 शुड बी योर इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, फिर और सिर्फ अच्छा बोलना नहीं, मतलब किस टाइम पे क्या बोलना है। ठीक है, किसके साथ किस तरह की बात करनी है, अपने सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, हायर अप के साथ, बॉस के साथ, अपने एप्लीकेंट के साथ। ठीक है, हर तरह की आपको अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, अपनी पर्सनैलिटी आपको मोल्ड करनी आनी चाहिए। सेकेंडली कुछ बेसिक स्किल है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आप कितने बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है, आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो, ये सारी चीजें जो है ना ये आपको आनी चाहिए। और ये कोई भी स्किल इनमें ऐसा नहीं है जो कि आपकी डिग्री से रिलेटेड है, इट्स ऑल रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी।
आपकी सॉफ्ट स्किल्स। जहां तक देखें डिग्री का ताल्लुक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूँ, तो माशाल्लाह एक से बढ़ के एक लोग मेरे अपने बैच में, शायद सबसे माठा मैं ही हूँ। माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे स्किलफुल लोग हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी जगहों में काम कर रहे हैं। लेकिन स्टिल जब आप मार्केट में जाते हो ना, तो यू आर एज यूजलेस एज एनीवन इन द रूम। आपको सीखना पड़ता है काम, यू आर जस्ट अ ट्रेनी। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं ना ट्रेनी प्रोग्राम, क्योंकि आप ट्रेनी होते हो, आपको अपने से जूनियर और अपने सीनियर से सीखना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि स्किल्स आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना चाहिए। जो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, जब आप मार्केट में जाते हो, दे टीच यू। बिल्कुल। अच्छा, तो जीपीए की एक मतलब फिर भी एक रेंज होती होगी, क्योंकि एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन रहता है कि डज जीपीए मैटर, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको काफी लेके हेजिटेशन में रहते हैं। सो इसके बारे में क्या कहेंगे, व्हाट इज द गुड रेंज ऑफ जीपीए? मुदस्सिर देखो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट आंसर नहीं है। ये तो एक डिबेट चलती आ रही है पिछले, जब से पाकिस्तान बना है तब से डिबेट चलती आ रही है कि जीपीए मैटर्स और नॉट। अगर तो आपका जीपीए कम है, तो दैट शुड बी एट अ कॉस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका जीपीए भी नहीं है और माशाल्लाह आपका और भी कोई स्किल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ पढ़ा नहीं। ठीक है, अगर तो आपका जीपीए नहीं है, तो ये नजर आना चाहिए कि अच्छा, आपका अगर जीपीए नहीं है तो आपने वो एफर्ट कहीं और पुट की है। इट शुड रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीपीए माशाल्लाह बड़ा अच्छा होता है, 3.5, 3.6, 4 आउट ऑफ 4 जीपीए भी होते हैं। तो नजर आता है कि अच्छा, उन्होंने अगर अपनी बाकी कैंपस लाइफ को कॉम्प्रोमाइज किया है, तो दे आर एक्सीलेंट एट देयर एकेडमिक्स। ठीक है, वो अच्छा जीपीए जरूरत होता है व्हेन यू अप्लाई फॉर मास्टर्स, व्हेन यू अप्लाई फॉर रिसर्च। ठीक है, आपने प्योर रिसर्च की तरफ जाना होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका जीपीए कम होता है ना, तो योर पर्सनैलिटी शुड बी रेडी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क, जिसमें आपका ऑन फील्ड काम, आपका प्योर इंजीनियरिंग वाला काम, उसमें आपका जीपीए ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप आपके स्किल्स कितने हैं, प्लस आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है। आप कितने जल्दी अपना लर्निंग कर्व जो है उसको आप मतलब माइलस्टोन अपना अचीव कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपका जीपीए अच्छा है, वो भी इट्स कंप्लीटली जस्टिफाइड, इज कंप्लीटली फाइन, वी अप्रिशिएट। अगर आपका जीपीए कम है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपका जीपीए कम है, तो वो एफर्ट आपकी डिफरेंट, आपकी पर्सनैलिटी में नजर आनी चाहिए कि अच्छा, इसका जीपीए कम था लेकिन इसने अपनी कैंपस लाइफ में, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, अपने पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने में अपना जो जितना टाइम है वो इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो टाइम डिफरेंट प्रायोरिटी पे इन्वेस्ट करना, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपना टाइम वेस्ट करना वो एक बुराई है। वो उसमें जीपी अगर कम होता है तो वो आपकी अपनी गलती है। Do you think the university name matters and impacts on a graduate interview about their job? And what about Nustians? मुदस्सिर, ऑनेस्टली बीइंग नस्टियंस, हमें बहुत बड़ा एज है मार्केट में। बिल्कुल मैटर करता है नाम। और उसकी रीजन ये नहीं है कि मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि शायद जो बाकी यूनिवर्सिटीज वाले हैं वो हमसे कोई कम स्किलफुल है या हमसे कम केपेबल हैं। इट्स जस्ट दैट जो प्रोसेस नस्ट का, मतलब जिस प्रोसेस से नस्ट गुजरी है, प्लस जिस तरह का नस्ट का अलुमना है, जिस तरह की यहाँ रिसर्च होती है, तो वो एक रिलायबल ब्रांड शायद बन गया मार्केट में कि अच्छा, अगर तो एक नस्टियन हम हायर करते हैं, जस्ट इन केस उसका स्किल जो है वो 5 आउट ऑफ 10 भी है, उसकी कैपेबिलिटी 5 आउट ऑफ 10 भी है, लेकिन शायद उसमें, शायद उसको वो चीजें सिखाई गई हैं जो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बच्चे को नहीं सिखाई गई। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द कैंपस लाइफ ऑफ नस्ट। इट्स ऑल अबाउट द वे वी ट्रीट पीपल। अपने जिस तरह की बॉन्डिंग हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स में, हमारे नस्टियंस के दरमियान है, जितनी प्रोडक्टिविटी हम अपने टाइम में लेके आते हैं, शायद बाकी यूनिवर्सिटीज वाले नहीं लेके आते। तो वो ये चीजें जो हैं, ये मार्केट में देखी जा रही होती हैं। प्लस मार्केट ऑल्सो रन्स ऑन अ फीडबैक सिस्टम। शायद वो हर साल रिक्रूट हर तरह के लोग करते हैं, हर यूनिवर्सिटी से करते हैं, लेकिन शायद उन्हें विद टाइम दे ऑल्सो रियलाइज द फैक्ट कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन पे हम रिलाय कर सकते हैं, कुछ पे हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप लाहौर जाते हो, तो आपको, अगर आप लम्स के हो तो यू गेट एन एज। आप अगर पिंडी इस्लामाबाद में होते हो तो यू गेट एन एज व्हेन यू आर फ्रॉम नस्ट। और जब आप कराची में हो तो यू गेट एन एज व्हेन यू आर फ्रॉम आईबीए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड अवर ब्रांड एंड वी आर मोर रिलायबल पूल ऑफ एप्लीकेंट्स देन द रेस्ट ऑफ पीपल। तो यही रीजन है। हाँ, सही। और तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियर पाकिस्तान में ज़्यादा हैं या अब्रॉड में? देखा जाए तो पाकिस्तान में इतनी सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ मुल्क होते हैं जहाँ के
मैं एग्जांपल देता हूँ, मिडिल ईस्ट से कुछ मुल्क होते हैं जहाँ के बेचारों को मजबूरन बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं, ठीक है। जैसे कि ईरान है, जैसे कि इराक है, ठीक है, डेवलपिंग मुस्लिम कंट्रीज। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इज अ मॉडर्न डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स हायर करती हैं। अगर तो आप थोड़ी सी एफर्ट करो और अगर तो आप इस चीज पे राजी हो जाओ कि अच्छा ठीक है, आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है विद लो सैलरी और आप उस पर काम कर लो, तो ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती, ठीक है। अगर तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जस्ट इन केस, तो हाँ, अब्रॉड भी इट कैन बी एन ऑप्शन, बट इट्स अ वेरी हार्ड ऑप्शन। आपको शायद पहले वहां पढ़ना पड़ता है, कोई मास्टर्स की डिग्री करनी पड़ती है और इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। पाकिस्तान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप भी है, अच्छी जॉब्स भी हैं। और अगर तो मैकेनिकल की नहीं है तो आप एक मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए आप अपने फील्ड से हट के भी काम कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज बी अ फ्रीलांसर, यू कैन ऑलवेज बी a business developer, you can always do multiple stuff, मतलब as long as you are learning, as long as you are earning। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि आपको सिर्फ इसलिए अनएम्प्लॉयड रहना चाहिए कि आपको अपनी फील्ड की या अपनी फैंटेसी की या अपनी उसके रिलेटेड कोई जॉब नहीं मिल रही। ये मेरा मानना है। Perfect. So you talked about GPA and skill set. What you will say, do you believe experience matters more than pay? What should a graduate of mechanical engineering be looking for when they find their first job? अच्छा, um, देखें, एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। ऐसा भी ना हो कि आपको वो जहां आप काम कर रहे हो वो आपको बिल्कुल पे ना करें और आपको एक्सपीरियंस के नाम पे वो आपका जो लेबर है वो यूज करते रहें। और ये भी नहीं होना चाहिए कि यू शुड ऑलवेज रन आफ्टर द पैकेज दैट यू हैव बीन ऑफर्ड। ऐसा ना हो कि भाई जहां आपको अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी मिल रही है, वहां आपकी लर्निंग ना हो और आप बस अपनी अच्छी सैलरी के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दो अपनी लर्निंग। ऐसा भी नहीं, एक बैलेंस होना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि सैलरी का कोई मसला नहीं, सैलरी, एवरीवन डिजर्व्स अ गुड सैलरी। आपकी एक ऐसी वर्क प्लेस होनी चाहिए जहां आपके पास अच्छे लोग हों आसपास, ठीक है, आपका अच्छा हायर अप हो, आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, वो आपको चांस दें टू लर्न, प्लस यू शुड बी हैविंग अ गुड सैलरी पैकेज। तो ये एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। Okay, so the next question is, what are the most common questions asked in interviews? And I will cover another thing in this question. What is the general working environment for a fresh graduate? What are some tasks you were in charge of when you first started? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि क्वेश्चंस कॉमनली कौन से पूछे जाते हैं। In um, interview. देखिए जी, मैं ये तो स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा कि क्वेश्चंस वो कौन से पूछते हैं, लेकिन आई कैन ऑलवेज टेल व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। अगर तो एक फ्रेश ग्रेजुएट की आप बात करें तो एन एम्प्लॉयर or an interviewer is always looking for the quality of you to learn। मतलब वो ये देखते हैं, चलें, ये आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी। उसके बाद वो ये देखते हैं कि आप जो हैं जिस भी कंपनी में वो आपको हायर करेंगे और आप पे वो अपनी इतनी एनर्जी, इतना इतना टाइम, इतना रिसोर्स इन्वेस्ट करेंगे टू ट्रेन यू एंड टू मेक यू अ वैल्यूएबल एसेट फॉर द कंपनी। तो वो ये देखेंगे कि आप इस कंपनी के साथ कितने लॉयल रह सकते हैं, ठीक है। उनको एक शायद एक इंटरव्यूअर को ये चीज नहीं पसंद कभी भी होगी कि आप उनको ये पिच करें कि ठीक है, यू आर जस्ट हेयर टू लर्न, यू आर जस्ट हेयर टू टेक एक्सपीरियंस। फिर तो यही बात है ना कि आप वहां से लर्निंग अपनी पूरी करके तो शायद आप, यू शुड ऑलवेज लुक फॉर अ बेटर कंपनी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि वो ये देखना चाहते हैं कि एज एन एम्प्लॉय आप कितने सेफ हैं, मतलब आप कितने, शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो आपका फ्यूचर इंडेवर्स इस कंपनी में कितना है। अगर तो ये देखते हैं कि मुदस्सिर या आफाक इस कंपनी के साथ लॉयल रह सकते हैं, इस कंपनी को आगे लेके चल सकते हैं, दे आर हैविंग अ विजन इन देयर माइंड रिगार्डिंग द स्पेसिफिक कंपनी जहां आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो दे विल ऑलवेज कीप यू। प्लस वो ये देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो अगर तो आप लर्निंग है, आप सीखना चाहते हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत एक्साइटेड हो, तो दे विल ऑलवेज कीप यू। Okay, so the next question is, it is a general question. How and where do we actually apply the courses taught to us in university? Often it feels like we aren't taught properly about practical application. मुदस्सिर, देखें, मैं आपको ना अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरी कंपनी में इट्स एक्चुअली अ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर कंपनी, बॉस होम अप्लायंसेस।
तो प्लास्टिक आपको पता है कि जितना भी काम होता है वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स पे होता है। तो अब पूरी मैंने 4 सालों की डिग्री के अंदर एक कोर्स के अंदर एक लेक्चर की एक स्लाइड पे लिखा हुआ था कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग होती है वो क्या होती है, और वो एक स्लाइड जो है अब वो मेरी जॉब है, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि यू शुड बी हैविंग अ नो हाउ कि कौन-कौन सी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, वो किस-किस तरह काम करती हैं, उनके क्या-क्या काम होते हैं। लेकिन मेरा तो नहीं ख़्याल कि आपको इतनी डिटेल पता होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीन्स का इतना आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैं अपनी कंपनी में आया, तो मुझे मेरे सीनियर्स ने, अपने जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने सिखाया कि प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की होती है, क्या इन्स एंड आउट्स होते हैं, और ए टू ज़ेड सारा काम मैंने यहाँ आके सीखा, ठीक है। तो जो आपका नॉलेज है, अगर तो आप बहुत टेक्निकल काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डिज़ाइनर हैं या आप ऑटोकैड में आपका काम है, या आप तो इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं अगर आप, तो शायद फिर आपको उस चीज़ में आपकी ग्रिप होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक जनरल ट्रेनी हैं अपनी कंपनी में, तो कंपनी आपको सिखाती है सारा काम, अगर तो अच्छी कंपनी में आप काम करते हैं। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इतना आपको हार्ड एंड फास्ट आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन यू शुड बी हैविंग अ नो हाउ अपनी डिग्री के बारे में, चीज़ों को पता होना चाहिए, उनके थोड़े बहुत एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, एंड रेस्ट द कंपनी विल टीच यू। So what you will say about these equations and formulas? यार देखो, मुझे 1.5 महीने हो गए हैं कंपनी में, और जो कि मैंने फॉर्मूला लगाया है अब तक से, वो मैंने लगाया जी कि टैक्स कैसे निकालना है। मतलब अगर आपने एक चीज़ इम्पोर्ट करवानी है, तो आपको कस्टम टैक्स क्या लगता है, ड्यूटी क्या लगती है, जीएसटी क्या लगता है, सेल्स क्या लगता है, और वो तो मैंने अपने 4 सालों में पढ़ा नहीं। मैंने क्या पढ़ा जी, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो देखें, आपको आपकी जो मेमोरी होती है ना, वो इतना कुछ सँभाल नहीं सकती। तो आपको इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा आपको अपनी नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो आती है, ज़हन से निकल जाती है। जो चीज़ें आप किताब में नोट कर सकते हैं ना, उसको दिमाग में बिठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डेली लाइफ फ़ॉर्मूलाज़ है ना, वो अगर आप सीख लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। But these formulas and equations will be more helpful in masters, you can say. नहीं, मास्टर्स में भी आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, Hmm. आपकी जो नो हाउ है, जो आपका नॉलेज है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मास्टर्स में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो एक मास्टर्स का स्टूडेंट है, वो एक्चुअली ही इज़ अ मास्टर। नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी अ, हर हर नॉलेज जो आपके ज़हन में, ज़ाहिर बात है, हर इन्फॉर्मेशन तो आपका ब्रेन स्टोर कर नहीं सकता। कितना है, 1 किलो का तो आपका दिमाग है। तो वो भी बहुत स्मार्टली चीज़ों को पढ़ते हैं। मास्टर्स भी एक स्पेसिफिक एक फील्ड में होता है। जो आपकी पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 52 53 कोर्सेज़ हैं, उनमें से किसी एक कोर्स में आपका मास्टर होता है। तो वो थोड़ी-सी डेडिकेटेड फील्ड होती है, और वहाँ भी शायद ज़्यादा जो ध्यान होता है वो आपकी लर्निंग की तरफ होता है, आपकी क्रैमिंग की तरफ, या आपकी मेमोरी स्किल्स वो आपको टेस्ट नहीं करते, आप टेंशन ना लें। Another question I have, what is it like for women in the field of mechanical engineering, as it is a male dominant field? So what do you believe in the work environment is safer for women? अम, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इट्स अ मेल डोमिनेंट फील्ड, और जितने काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, दे आर वेरी हार्डकोर, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो ख़वातीन हैं, वो किसी भी तरीके से जो है शायद काम करने में कोई कमतर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर इक्वली कैपेबल, और जितनी भी मेरे बैच में जितनों ने मेरे साथ ग्रेजुएट किया, दे आर ऑल वर्किंग इन वेरी रिस्पेक्टेबल कंपनीज़, दे आर आउटशाइनिंग ऑल देयर कलीग्स। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, it's all safe to join mechanical engineering if you are a female, and it's all safe to work in any company related to mechanical engineering, ठीक है। एक्चुअली देखें, जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है ना, वो ज़्यादातर आप कंपनीज में जाएं तो वो सुपरवाइजरी रोल पे होता है। नीचे वालों से काम करवाना, वर्क डेलीगेट करना, एक अच्छा लीडर होना इज इम्पोर्टेंट। एक मर्द और औरत होना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब हमारे जितने बैच में जितनी फीमेल है ना, शायद सबसे अच्छी कंपनी में वो काम कर रही हैं। मतलब आई वुड नॉट टेक नेम्स, बट दे आर वर्किंग इन पीएनजी, दे आर वर्किंग इन यूनिलीवर, दे आर स्टडीइंग अब्रॉड, ठीक है। तो इट प्रूव्स द फैक्ट दैट दे आर इक्वली कैपेबल, और दे कैन इक्वली बी गुड लीडर्स, इसमें कोई मसला नहीं है। और इवन दो इट्स अ मेल डोमिनेंट फील्ड, लेकिन अब शायद इट्स टाइम फॉर अस to recruit as much of female applicants as we can, ताकि एक बैलेंस भी क्रिएट हो,
और ये चीज़ भी, ये स्टीरियोटाइप भी टूटे कि यार नहीं, सिर्फ मर्द जो हैं वो एक सख्त काम कर सकते हैं, ख्वातीन नहीं कर सकती। सही हो गया। अच्छा, तो ज़्यादातर लोगों की प्रेफ़रेंस होती है कि वो ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद फ़ील्ड में ही आ जाएँ और हुँ। मास्टर्स की तरफ कम ही जाते हैं लोग। सो अगर कोई जाना चाहता है तो उसके क्या बेनिफिट्स, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वो क्या गेट करता है इससे? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि आपको अपने मुल्क से बाहर जाने का चांस मिल जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर आपने ग्रो करना है, आपने बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को जॉइन करना है या इफ यू वांट टू अर्न मोर, तो आपको अब्रॉड जाना चाहिए। तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है, उनकी बात भी ठीक है। तो जिन लोगों का रुझान पाकिस्तान से बाहर काम करने का होता है, बाहर सेटल होने का होता है, तो मास्टर्स उनकी प्रायोरिटी होती है, ठीक है? बहुत ही कम लोग मैंने देखे हैं जो कि मास्टर्स करके पाकिस्तान में आके जॉब करें। हाँ, ऐसे लोग हैं जो कि मास्टर्स या पीएचडी करके पाकिस्तान में आके टीचिंग या रिसर्च को परस्यू करते हैं बिकॉज़ दे आर गेटिंग हाइली पेड हियर, ठीक है? तो मास्टर्स में जाने में कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि आपको अपने जो गोल्स हैं ना, आपके क्लियर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मास्टर्स की डिग्री या पीएचडी की डिग्री लेके पाकिस्तान में वही एक टिपिकल जॉब कर रहे हो जिसके लिए अ बैचलर्स फ्रॉम नस्ट इज़ इक्वली क्वालिफाइड। तो अगर तो आप मास्टर्स परस्यू करते हैं, तो आपके आगे गोल्स क्लियर होने चाहिए। कि आइदर यू वांट टू सेटल अब्रॉड और यू वांट टू कम बैक एंड डू अ हाइली पेड जॉब। तो आपका कॉस्ट और बेनिफिट जो है वो आपको देखना चाहिए, बाकी तो मसला कोई नहीं। So, do you see the field of mechanical engineering growing in future in Pakistan? वेल सर देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ द मदर ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग, ऐसा ही है, ये हम पढ़ते होते हैं। तो ये एक बड़ी कांस्टेंट सी फील्ड है जो कि ना ज़्यादा ग्रो करती है, ना ज़्यादा इसका डिक्लाइन आता है। कॉन्स्टेंटली पिछले 10, 15, 20, 30 सालों से चल रही है और ऐसा ही शायद आगे भी चलती रहे। क्योंकि देखें, आप कोई भी फील्ड उठा लें, आइदर इट्स इलेक्ट्रिकल और इट्स एआई और इट्स एनवायरमेंटल, सॉफ्टवेयर, केमिकल, उन सब में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो कहीं न कहीं इनकलकेट होती है, ठीक है? तो द स्कोप एंड द फ्यूचर ऑफ दिस फील्ड इज़ ऑलवेज़ सेफ। हाँ, अगर तो आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और इफ यू आर परस्यूइंग द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इवन दो यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तो शायद आपको इसके साथ-साथ जो है ना कुछ स्किल्स, कुछ नॉलेज एरियाज़ कवर करने चाहिए, जिसमें एआई इंक्लूडेड है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जिसमें आपके इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स हैं कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होते हुए बाकी फील्ड्स को कैसे कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर, देन यू शुड बी हैविंग अ नो हाउ कि आर्किटेक्ट्स कैसे काम करते हैं, केमिकल इंजीनियर्स कैसे काम करते हैं, ताकि आपको उन कल को आप उनके साथ काम करें तो आपको उनके माइंडसेट का आइडिया हो। वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप इज़ ऑलवेज़ सेफ। बस ये है कि जिन-जिन के साथ आपको पोटेंशियली दे कैन बी योर वर्क पार्टनर्स, आपको उनके नॉलेज एरियाज़ का आइडिया होना चाहिए, ताकि आपका जो सिनर्जी है ना वो बेहतर बन सके। एक तो एनर्जी होती है ना आपकी अपनी, एक सिनर्जी होती है जो कि टीम के अंदर आती है। वन ऑन वन काम जब आप करते हो, टीम वर्क करते हो, तो आपको बाकी नॉलेज एरियाज़, एक्सटेंडेड नॉलेज एरियाज़ आपको कवर करने चाहिए, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि जितनी डिवाइसेज़ बन रही हैं आजकल, उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल है। तो एआई को सीखना, एआई को समझना, आई थिंक इट इज़ द रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंजीनियर, वरना यू आर मिसिंग आउट बिग टाइम। Okay, so the next section in our question is specific questions that are asked by our graduate students. And Hassan Munib Khalid asked, who's in his third year, do the internships during bachelor's degree help in getting MS admission or finding a good job? If one was unable to find one during the degree, how do you suggest they overcome this drawback? ओके, देखें, मैं तो अपने आप से स्टार्ट करता हूँ। मैंने अपने 4 सालों में कोई भी टेक्निकल इंटर्नशिप नहीं की related to mechanical engineering, but still ultimately I was able to get a job, ठीक है? तो मैं ये हार्ड एंड फास्ट कह नहीं सकता कि हाँ, आप इंटर्नशिप्स करोगे ही तो आपको कोई अच्छी जॉब मिलेगी। यूजुअली इंटर्नशिप्स आर इम्पोर्टेंट टू गेट अ जॉब एंड रिसर्च इज इम्पोर्टेंट टू गेट एडमिशन इन मास्टर्स। आपको रिसर्च पेपर लिखने होते हैं ताकि आपका चांस बढ़े। लेकिन ऐसे लोग भी हैं हमारे बैच में जिन्होंने मल्टीपल इंटर्नशिप्स की हुई हैं, बहुत अच्छी जगह पे की हुई हैं। 3-3, 4-4, 5-5, मतलब उन्होंने एक समर्स में 2-2 इंटर्नशिप्स की हैं, बट दे आर स्टिल लुकिंग फॉर जॉब्स, ठीक है? तो मेरा तो ख्याल है कि ये कोई नेसेसिटी नहीं है। प्लस आजकल कोरोना का ज़माना है, इंटर्नशिप्स मिलना बहुत मुश्किल है और जो मिलती भी हैं वो आपको फील्ड वर्क तो होता नहीं, आपकी वर्क फ्रॉम होम होता है।
तो लर्निंग बहुत कम हो जाती है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि आपको इंटर्नशिप्स अगर तो आपको मिलती है, इफ़ यू आर गोइंग विद एन इंटेंट टू लर्न, तो आप ज़रूर जाओ। लेकिन सिर्फ अपना कोटा पूरा करने के लिए जी मैं अपने सीवी में लिख दूंगा मैंने यहाँ इंटर्नशिप की हुई है, मेरा तो नहीं ख्याल। तो आपका ज़्यादा फोकस जो आपके लर्निंग की तरफ होना चाहिए। मतलब मैंने अपने पूरे 4 साल में अपने आखिरी 3 महीनों में एक इंटर्नशिप की है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं थी, इट वाज़ रिलेटेड टू एआई। तो वो कहीं किसी भी तरीके से मेरी जॉब के साथ मैच नहीं होती, लेकिन इट वाज़ माय पैशन टू लर्न हाउ एआई वर्क्स, तो मैंने फिर कर ली इंटर्नशिप। जहाँ तक मास्टर्स का ताल्लुक है, रिसर्च पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि जी आप रिसर्च की तरफ ना जाओ तो आपका चांस कम नहीं होता, बिल्कुल होता है। जब आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं मास्टर्स के, दे गेट रियली इम्प्रेस्ड अगर आपने रिसर्च वर्क किया होता है, और आपका चांस जो है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ जाता है मास्टर्स का। कुछ बेसिक चीज़ें तो ऑब्वियसली होती हैं, जीआरई पास करना या अच्छा स्कोर लेना, लेकिन उसके साथ रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर्नशिप्स मास्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं होती, उसके लिए रिसर्च होती है। Okay, so what you will say about the general anxiety for planning of the future of current graduate students? देखिए, मैं तो यही मशवरा दूँगा कि गिव योरसेल्फ टाइम, और कभी भी अपने आप को जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं करना होता। ऐसा होता है बिल्कुल जब आप देख रहे होते हो कि आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपके बैच फेलोज़ हैं, वो अच्छी इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं, अच्छी जॉब्स उनकी लग रही होती हैं, तो आपका ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आपका एंग्ज़ायटी लेवल बढ़ जाता है। यू फील मोर इनसिक्योर अबाउट योरसेल्फ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी की अपनी-अपनी लाइफ़ होती है, अपनी-अपनी पेस होती है, हर किसी की अपनी-अपनी रेस होती है ऑब्वियसली। तो शायद आपको एक अपॉर्च्युनिटी थोड़ी लेट मिल जाए, तो गिव योरसेल्फ टाइम और बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। अगर तो आपने अपने 4 साल में कुछ ना कुछ भी किया है, इवन मतलब इवन इफ इट्स नॉट रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स, अगर आपने अपने आप पे कहीं न कहीं इन्वेस्ट किया है, कुछ ना कुछ अपने आप पे मेहनत की है, तो यू विल डेफिनिटली गेट अ रिवॉर्ड। और इसमें आपको एज़ अ मुस्लिम यू शुड बी फेथफुल इन दिस अपने आप को टाइम देना चाहिए, स्टे कॉन्फिडेंट, और प्लस एक चीज़ इट्स वेरी इंपोर्टेंट, डोंट अंडरसेल योरसेल्फ। मतलब कुछ लोग अपने आप को अंडरसेल कर लेते हैं, अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि कहीं आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिली ऑन लिंक्डइन, कोई भी आपको किसी वेबसाइट पे कोई अपनी जॉब अपॉर्च्युनिटी मिली। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप खुद अप्लाई नहीं करते, आपको पता होता है कि आपका कोई चांस ही नहीं है यहाँ सिलेक्ट होने का ना। तो इट्स कॉल्ड सेल्फ रिजेक्टिंग। मतलब अपने आप को खुद रिजेक्ट नहीं करना होता, अप्लाई एवरीवेयर। अगर तो आपको अगला बंदा रिजेक्ट करता है, सो बिस्मिल्लाह। लेकिन ये ना हो कि मुदस्सिर भाई जो है वो अपने आप को खुद ही एक ग्लास सीलिंग बना दें कि जी इससे ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। कभी-कभार आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का नहीं अंदाज़ा नहीं होता, आपको जब आप जाते हो काम करने के लिए वर्क प्लेस में, तब आपको आइडिया होता है कि कितना कितना आप में जो है, कितनी स्ट्रेंथ्स हैं जिनका आपको आइडिया भी नहीं था। ठीक है? तो अप्लाई एवरीवेयर, कहीं भी अपने आप को अंडर सेल या सेल्फ रिजेक्ट नहीं करना है, स्टे कॉन्फिडेंट। हर किसी की अपनी-अपनी पेस होती है, एंड डेफिनिटली एवरीवन वुड गेट अ वेरी गुड जॉब, और जो भी उनकी ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनको पूरी करे, और मेरी भी दुआ है। ओके, इन द लास्ट आप अपने डिग्री के एक्सपीरियंस से क्या एडवाइस देंगे जो आपने किया हो, और एनीथिंग यू रिग्रेट कि आपने वो करना मतलब आपको 4 साल में करना चाहिए था और ना कर पाए? अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सैटिस्फाइड, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने नस्ट में इतना अच्छा टाइम गुज़ारा। मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट ना करें, ठीक है? मैं मतलब अगर तो आप एसएमएमई की इन पर्टिकुलर और नस्ट की इन जनरल में अगर बात करूँ, तो एवरीवन लव्स टू सपोर्ट, एवरीवन लव्स टू गाइड देयर जूनियर्स, ठीक है? मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे स जब भी जूनियर्स मेरे से कुछ पूछते हैं, कुछ गाइडेंस लेते हैं, आई एम ऑलवेज़ देयर टू हेल्प देम। तो जितना अपने सीनियर्स से आप सीख सकते हो, आप सीख लो, ठीक है? आपका पहला स्टेप ही यही होना चाहिए कि आप देखो कि आपके सीनियर्स क्या-क्या आपको सिखा सकते हैं, ताकि जहाँ से उन्होंने अपनी लर्निंग छोड़ी है, वहाँ से स्टार्ट करो। जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, आप समझते हो कि दैट यू आर सफिशिएंट फॉर योरसेल्फ, तो वहाँ आपकी लर्निंग बहुत स्लो हो जाती है। जो सीनियर्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज़ अ कैटलिस्ट टू योर लर्निंग, दे आर ऑलवेज़ कैटलिस्ट टू योर ग्रोथ, तो लेट देम कैटलाइज़ योर ग्रोथ, ठीक है? आप उनसे हेल्प लो, आप उनको रिस्पेक्ट करो, आप देखो
कि कहाँ-कहाँ वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। प्लस किसी को कभी भी किसी को ना अंडर एस्टिमेट ना करें कि अच्छा ये इस मतलब ये एक अच्छी पर्सनैलिटी है और ये बुरी पर्सनैलिटी है, ऐसा नहीं होता। हर बंदे में कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। शायद कुछ लोग आपको देखने में बहुत इंटिमिडेट कर रहे हो बट एक्चुअली दे हैव नथिंग टू ऑफर। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत मॉडेस्ट, बहुत हम्बल होते हैं बट दे हैव अ लॉट टू ऑफर यू। तो गिव एवरीवन रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के मामले में एवरीवन शुड बी इक्वल इन योर आइज़। और आप देखोगे कि जब आप अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करते हो और आप उनको चांस देते हो टू गाइड यू, तो कितना डिफरेंस आता है आपकी कैंपस लाइफ में। तो ये मैं एकेडमिकली भी बात कर रहा हूँ और वैसे भी कैंपस लाइफ की बात कर रहा हूँ कि अपने सीनियर से जितनी मेंटोरशिप आप ले सकते हो लो। पर्सनली मैंने जितना कुछ सीखा है और मैं जितना भी मैंने आज तक जितना भी आप कह सकते हो, अगर आपको मेरे में कोई भी अच्छाई नज़र आती है तो इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय सीनियर्स। और कुछ लोग मेरे फैकल्टी में या मेरे नस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सीनियर्स थे जिनके साथ मैंने काम किया, मेरे हायर अप्स, मेरे बॉसेस, तो उनसे सीखा है। और फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने जूनियर्स को सिखाऊँ भी। तो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आपने कभी भी ये लर्निंग प्रोसेस रुकने नहीं देना होता। जिधर आप रुक जाओ, आप समझो कि आपने वो चेन जो है तोड़ दिया। आप शायद अपनी ईगो की वजह से, शायद अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, लेकिन डोंट ब्रेक द चेन। लेट दिस लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू। और ऐसे ही जो कंपनीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसे ही ग्रो करते हैं। जो नॉलेज होता है हमेशा शेयर करना चाहिए, अपने तक नहीं रखना चाहिए। तो रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, रिस्पेक्ट एवरीवन जिसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया। और जिसने वो तो हज़रत अली ने भी कहा है कि जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया तो जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया तो मैं उसका गुलाम हूँ। तो यही जो लर्निंग होती है उसकी इतनी इम्पोर्टेंस आपको इस चीज़ से आइडिया हो गया होगा कि जो भी आपको कुछ सिखाए, आप उसको रिस्पेक्ट करो। और अगर आपको मौका मिले कल को तो आप भी अगले अपने जूनियर्स को सिखाओ। तो लेट दिस प्रोसेस कंटिन्यू। And thank you so much, Afaq bhai. I'm sure your advice will be appreciated by and beneficial to a lot of students. Thank you so much for your time today. सो मच मुदस्सिर फॉर हैविंग मी। और स्टे ब्लेस्ड। मेरी पर्सनली आपके लिए बड़ी दुआएं हैं। आप बड़े माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट हैं नस्ट के, बड़े आप एंथुसियाज्म है आप में सोसाइटीज में और कैंपस लाइफ एंजॉय करने में। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड योर सोसाइटी। आई थिंक इट्स नेम इज चादर, राइट? Yeah, Chadar. हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह। आई आई नो अबाउट योर सोसाइटी। बड़ा अच्छा काम आप लोग करते हैं और बड़ा जो है कम्युनिटी सर्विस पे बड़ा ध्यान है आपका। तो इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव दैट यू गाइस हैव टेकन। और इसी तरह आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करें। आई एम श्योर दैट द जूनियर्स गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एंड ऑल द अदर्स other live sessions that you have conducted. So best of luck to you and your team. Thank you. Thank you so much.